बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। अभी हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन हो गई इंग्लैंड, और इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। और अभी इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े यानी छिंट के कपड़े के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया, और संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े कारखाने खुल रहे थे, और भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। अभी इस क्रम में इंग्लैंड को सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस छोड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी थी। अभी 1764 में जॉन ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, और जिसमें परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। अभी 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने बाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया था। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद भी दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया, और ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजधानी राजनीतिक सत्ता मिल गई, तो वो उसे भारतीय चीजें खरीदने के लिए चांदी मांगने की जरूरत नहीं रही। अध्याय 2 में हमने देखा है। और इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चित्र 7 क्रमांक में कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता हुआ ये दृश्य है, जहां पर 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैलता गया, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी थी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी से विकसित हुई, और बस्ती के इस चारों तरफ स्थित किलेबंदी को भी हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बुनकर कौन थे? अभी बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारागिर होते हैं, और ये क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे बढ़ाते हैं। मतलब पोता है, उसके बाद अजोबा है, अजोबा के बाद लड़का है, उस लड़के का लड़का, तो ये सब कुछ ऐसे एंसेस्टर यानी पीढ़ी से पीढ़ी तक चलता रहता है। और बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले, कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था, और यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था, महिलाएं करती थी। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे, और धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था, और जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। और ज्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष लोग करते थे, और रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। किस तरह से रंग देते थे?
फिर से एक बार बता देती हूँ। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रैंगरेज इस धागे को रैंग देते थे, और छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगार नामक माहिर कारागिरों की जरूरत होती है, जो ठप्पे से छपाई करते थे, और हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। अभी चित्र 8 में हम लोग देख सकते हैं कि बंगाल का एक तांती बुनकर बेल्जियम चित्रकार सोलिक्स द्वारा बनाया गया है ये चित्र, और 1700 कितने 90 का दशक का ये चित्र है। और इस चित्र में हमें तांती बुनकर गड्ढे वाले करघे से काम कर रहा है। और इस क्या हम लोगों को प्रश्न एक दिया गया है कि क्या आप जानते हैं कि इस गड्ढे वाले करघा क्या होता है? देखते हैं आगे बच्चों, हमने क्या सीखा। इसके अंतर्गत आपको बुनकर कौन थे, इस प्रश्न का उत्तर इस विभाग के अंतिम चरण में आप लोगों को ये जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको लिखना है। और इसके आगे हम लोग अभी अगले विभाग में जाके हम लोगों की जानकारी जारी रहे। तो चलिए अभी हम लोग अगले विभाग में प्रवेश करते हैं।